नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। एवरेस्ट को फिर से नापने की तैयारी और राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2016 से जुड़ी ताज़ा खबरों, इसके अलावा आज के अंक में हम चर्चा करेंगे वाटरशेड मैनेजमेंट के बारे में। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। तीसरी बार नापी जाएगी एवरेस्ट की ऊंचाई, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने दी जानकारी। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2016, राष्ट्रपति ने किया भू वैज्ञानिकों को सम्मानित। जाने माने पौधों में छिपे हैं औषधीय तत्व, बनाई जा सकती है टीबी के लिए दवा। एक साथ दो काम करने वाली अनोखी कुर्सी, कर सकते हैं आराम और थेरेपी एक साथ। खोज खबर में चर्चा करेंगे पानी के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ी योजना और तकनीक के बारे में। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को एक बार फिर से नापने की तैयारी चल रही है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 250 साल पूरे होने के मौके पर इस बात की जानकारी दी गई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग नेपाल के साथ मिलकर इस योजना को पूरा करेगा। दरअसल 2 साल पहले नेपाल में आए भूकंप के बाद वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एवरेस्ट की ऊंचाई में कुछ परिवर्तन आया है। इसी बात की पुष्टि के लिए एवरेस्ट को फिर से नापा जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 29,002 फीट यानी कि 8,840 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने वाला पहला देश भारत ही है, जिसने 1855 में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया सर जॉर्ज एवरेस्ट की अगुवाई में एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी घोषित किया। इसके बाद दोबारा भी सन 1956 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा गया था। लेकिन अब एक बार फिर भारतीय सर्वेक्षण विभाग एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग के 250 वर्ष पूरे होने के मौके पर इस बात की जानकारी दी गई। इस अभियान को भारतीय सर्वेक्षण विभाग और सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ नेपाल साथ मिलकर पूरा करेगा। We are going to use two methods. By two methods we want to measure it. The first is that we are sending an officer up the Mount Everest with a GPS receiver, where he will get a GPS height and then it will be corrected to give the exact height. Second thing is that we are also adopting ground methods on the same day. At the very same time we want to make an observation. The ground method, in a sense, we will set up theodolites in 2-3 locations on the surface of the earth, from where I can see the Mount Everest. And this observation gives a trigonometric height of that particular place. So both the heights we can verify and come out with a better conclusion. अभियान को इंडो नेपाल जॉइंट साइंटिफिक एक्सरसाइज का नाम दिया गया है, जिसके तहत वैज्ञानिक जीपीएस सिस्टम और थियोडोलाइट प्रणाली का इस्तेमाल करते हुए त्रिकोणमितीय सर्वे करेंगे। इन तकनीकों द्वारा एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई को मापने में मदद मिलेगी। दरअसल वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2 साल पहले नेपाल में आए भूकंप के कारण भूगर्भीय प्लेटों में हलचल हुई है, जिसकी वजह से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में भी परिवर्तन आया है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए वैज्ञानिक फिर से एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने की तैयारी में है। फिलहाल भारतीय सर्वेक्षण विभाग को नेपाल सरकार की अनुमति का इंतजार है, जिसके बाद ही अभियान दल को माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए रवाना किया जाएगा। बारह अप्रैल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 26 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। इन सभी वैज्ञानिकों ने भू विज्ञान से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान दिए हैं। राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार को पहले राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1966 में खनन मंत्रालय द्वारा की गई थी। आइए जानते हैं इस साल किन वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार मिला।
हाल के वर्षों में पृथ्वी और इससे संबंधित प्रणालियों का अध्ययन एक प्रमुख विज्ञान के रूप में उभर कर सामने आया है और भूवैज्ञानिकों ने भी पृथ्वी से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाने में सफलता हासिल की है। देश के भूवैज्ञानिकों के विशिष्ट योगदानों को सराहने के लिए हाल ही में उन्हें वर्ष 2016 के राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में ही आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किए गए। टीम पुरस्कार की श्रेणी में खनिज की खोज और अन्वेषण के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के चितरंजन दास और उनके दल को पुरस्कृत किया गया, जबकि कोयला, लिग्नाइट कोल बेड मीथेन की खोज और अन्वेषण के लिए जीएसआई के अमित सोनी और उनके दल को सम्मानित किया गया। वहीं इसी श्रेणी में भूजल के अध्ययन के लिए एकल पुरस्कार CGWB चंडीगढ़ के डॉक्टर प्रदीप कुमार नाइक को दिया गया। खनन, लाभकारी और सतत खनिज के विकास की श्रेणी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के लक्ष्मण सिंह शेखावत और डॉक्टर संतोष कुमार राय को पुरस्कार दिए गए। भूविज्ञान में वर्ष 2016 के लिए युवा वैज्ञानिक पुरस्कार पर CSIR NIO के डॉक्टर अभिषेक साह ने कब्जा जमाया। भारतीय भूवैज्ञानिकों के योगदान को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना खनन मंत्रालय द्वारा की गई थी। पिछले 5 दशकों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार भौगोलिक क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित मान्यता के रूप में उभरा है। हल्दी, तुलसी या फिर नीम, इसके अलावा कई सारे ऐसे औषधीय गुण वाले पौधे हैं जिनका उपयोग दवा के रूप में किया जाता है। गुणकारी तत्वों से भरपूर पौधों का उपयोग आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है और साथ ही आयुर्वेद को बढ़ावा मिल रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने आम रूप से उपयोग में लाए जाने वाले कुछ ऐसे तत्वों का पता लगाया है जिससे कि टीबी के लिए दवा विकसित की जा सकती है। परंपरागत ज्ञान पर आधारित आयुर्वेद दवाओं का उपयोग भारतीय चिकित्सा में मुख्य रूप से किया जाता है। पुरानी बीमारियों के इलाज और दवाओं के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अक्सर लोग आयुर्वेद को अपनाते हैं। इनमें रेस्प्रिन और आर्टमिसिनिन जैसी कुछ दवाएं मुख्य हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं पर शोध में भी बढ़ोतरी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्तर पर उपयोग किए जाने वाले औषधीय पौधों की एक विस्तृत सूची तैयार की है, जबकि शोधकर्ताओं का दावा है कि पौधों द्वारा खतरनाक तपेदिक का इलाज भी संभव है। फिलहाल टीबी के लिए दवा के रूप में पायरेजिनामाइड, रिफाम्पिन, इथैम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनका दुष्प्रभाव भी होता है। इनका बचाव भी हर्बल दवाओं द्वारा किया जा सकता है। पहले किए गए अध्ययनों के आधार पर शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि जाने माने पौधों जैसे एकालिफा, डेट पाम, वसाका, अनियन, गार्लिक और एलोवेरा का उपयोग टीबी के लिए दवा के रूप में किया जा सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए शोधकर्ताओं ने पौधों के विभिन्न भागों से निकाले गए जेल और एक्सट्रैक्ट का रासायनिक अध्ययन किया और ये पाया कि टीबी के दवा के रूप में ये काफी कारगर है। डॉस ट्रीटमेंट में पेशेंट को डेली बेसिस पे मेडिसिन अपने सामने खिलाई जाती है, जिसके कारण उन मेडिसिन्स के एंटी-टीबी मेडिसिन्स के कारण उसे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। हर्बल मेडिसिन या मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो एक अल्टरनेटिव के तौर पे हम उपयोग कर सकते हैं, जिसमें प्याज है, ओनियन, डेट पाम और गार्लिक और कई सारे और मेडिसिनल प्लांट्स है, जिसका एक्सट्रैक्ट करके हम प्रयोगशाला में एंटी-टीबी एक्टिविटी उसकी जज कर सकते हैं और उसको यदि हम ह्यूमन स्टडी में अपना के नई मेडिसिन्स जो कि कम साइड इफ़ेक्ट वाली हो हम डेवलप कर सकते हैं। इस शोध से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान मिला है और साथ ही टीबी के लिए भी नए और प्रभावी इलाज को रास्ता मिलेगा।
घर हो या फिर दफ्तर, आरामदेह कुर्सी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा होती है। बात बुजुर्गों की करें तो उनका ज्यादातर समय आराम कुर्सी पर ही बीतता है, लेकिन अब कुर्सी को और भी आरामदेह बना दिया है गुजरात के रहने वाले गौरव आचार्य ने। गौरव ने एक ऐसी रिलैक्सिंग चेयर बनाई है जो कि एक साथ 2 काम करती है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा होती हैं, जैसे कि कुर्सी। घर हो या दफ्तर, पार्क हो या फिर सिनेमा हॉल, ज्यादातर जगहों पर हम कुर्सियों का उपयोग करते हैं। जरूरत के मुताबिक आज कुर्सियों को काफी आरामदेह भी बना दिया गया है। लेकिन क्या हो अगर कुर्सी झूले और थेरेपी दोनों का ही काम करे? जी हाँ, गुजरात के रहने वाले गौरव आचार्य ने हाथ से चलने वाली ऐसी ही एक आरामदेह कुर्सी विकसित की है, जो गठिया के मरीजों के साथ साथ आम लोगों को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है। स्पेशली इसका डिज़ाइन करने का हेतु ये है कि ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल को, उनको जिनके पैरों में तकलीफ होती है, जिनको आर्थराइटिस होता है, जो लोग हैंडीकैप होते हैं, उन लोगों को रिलैक्सेशन के लिए अपने पैरों पे वो स्ट्रेस नहीं दे पाते इतना, तो उसी चीज़ को हमने ध्यान में रख के इसको पूरा कॉम्पैक्ट बनाया है, जिससे वो लोग आराम से झूला खा सके, स्विंग मूवमेंट खा सके और रिलैक्सिंग कर सके। आम कुर्सी की तरह दिखने वाली ये कुर्सी सामान्य गति के नियम पर आधारित है, जिसमें एक हैंडल लगाया गया है। हैंडल की मदद से कुर्सी को एक बार गति में लाने के बाद ये काफी देर तक झूलती रहती है। बच्चे हों या फिर बड़े, इस कुर्सी के मजे हर कोई उठा सकता है। वहीं इसमें एक्यूप्रेशर की व्यवस्था भी बनाई गई है, जो गठिया के मरीजों के लिए थेरेपी का काम करती है। इस कुर्सी के 2 मॉडल बनाए गए हैं, एक सामान्य और दूसरी एक्यूप्रेशर के साथ, और इनकी कीमत 7,500 और 8,500 रखी गई है। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान, और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। शनि ग्रह के चंद्रमा एनसेलाडस पर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का सुराग पाया गया है। नासा ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की। ये एक शानदार खोज है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती के अलावा एनसेलाडस ही ऐसी जगह है जहां जीवन के लिए संभव ऊर्जा स्रोत का प्रमाण पाया गया है। In 2005, Cassini, orbiting Saturn, flying by the moons of Saturn, with close flybys of Enceladus, it observed huge plumes of water emanating from cracks. We now believe that Enceladus also has a huge ocean. We call these bodies and many others that are like them ocean worlds. They are protected by an ice shell, much like our atmosphere protects us, our life here on Earth, and our ocean, maintaining its liquid. This is truly an exciting time for us to be able to probe those and really try to understand what's happening in these ocean worlds. ये महत्वपूर्ण खोज नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा की गई है। HIV और एड्स पीड़ित मरीजों को उनका अधिकार दिलाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। 11 अप्रैल को लोकसभा द्वारा HIV एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2017 को पारित कर दिया गया है। ये बिल पहले से ही राज्यसभा से पारित हो चुका है। इसका उद्देश्य HIV और एड्स पीड़ित मरीजों को न सिर्फ उनका हक दिलाना, बल्कि उनका इलाज, शिक्षण संस्थानों में दाखिला और नौकरी दिलाना भी है।
नासा द्वारा ली गई धरती की तस्वीरें हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र रही हैं। हाल ही में नासा ने रात में ली गई धरती की अद्भुत तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में विश्व का मानचित्र अंधेरे के कारण और भी साफ दिखाई दे रहा है। नासा वैज्ञानिकों ने इन हाई डेफिनेशन फोटो को रात की रोशनी के डेटा अध्ययन द्वारा विकसित किया है। तस्वीरों में अमेरिका, यूरोप, इजिप्ट और भारत को साफ साफ देखा जा सकता है। खगोलविदों ने बृहस्पति पर दूसरे बड़े स्पॉट की खोज की है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये स्पॉट ऊपरी वातावरण है और ये आसपास के वातावरण की अपेक्षा काफी ठंडा भी है। यही वजह है कि इसका नाम भी ग्रेट कोल्ड स्पॉट रखा गया है। दरअसल ये स्पॉट वातावरण प्रणाली है जो लगातार आकार बदलती रहती है। इसका निर्माण बृहस्पति के ध्रुवीय अरोरा की ऊर्जा द्वारा होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्पॉट 15,000 मील दूर है और 7,500 मील चौड़ा है। पानी की बढ़ती खपत और कमी को देखते हुए आज दुनिया भर में पानी के संरक्षण को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी कि एकीकृत जल प्रबंधन योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए विभिन्न तकनीकें विकसित की गई हैं और इनके द्वारा जल का उचित प्रबंधन किया जा रहा है। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के माध्यम से आज देश के कई ऐसे राज्यों को फायदा मिल रहा है जहां पानी की खासी किल्लत है, जैसे कि राजस्थान। तो चलिए आज के अपने सेगमेंट खोज खबर में चर्चा करते हैं इसी विषय पर। राजस्थान जटिल भौगोलिक बनावट और शुष्क जलवायु का राज्य, लेकिन इसी रेत में लिखा गया राजपूताना रजवाड़ों का भव्य इतिहास। यहाँ बुनियादी जरूरतों के लिए विकसित निर्माण विरासत बन गए। वर्षा और जल स्रोतों की भारी कमी ने मरुस्थल में जल संग्रह की संस्कृति को जन्म दिया, जिसने तालाब, बावड़ी, टांका, नाड़ी, निहटा जैसी शब्दावली को अर्थ दिया। ऐसे जल संग्रह जिसने भूख के लिए अनाज मिला और प्यास के लिए पानी। कल की ये विरासत आज वास्तुकला का अद्भुत नमूना बन गई। वक्त के साथ इसी धरोहर और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और संरक्षण की कमी ने धरती की कोख सूनी कर दी। किसान धरती माँ का आंचल छोड़ शहर की शरण में जाने लगा। पनिहारिनों के बोल सन्नाटे के गुबार में दब गए। इस छाए गुबार में एक नई किरण फूटी। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, केंद्र और राज्य सरकार की योजना और नाबार्ड की कोशिशों ने एक बार फिर जल संग्रहण को संवारना शुरू किया। वाटरशेड प्रोग्राम का सीधा मतलब था मनुष्य द्वारा संरक्षण, संपोषण, उत्थान और सभी प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, जो राजस्थान जैसे कम वर्षा और न के बराबर जल स्रोत वाले राज्य के लिए बहुत जरूरी था। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में जल संकट को देखते हुए नाबार्ड की देखरेख में IWMP का काम शुरू किया गया। राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रोजेक्ट स्तर और ग्रामीण स्तर पर अलग अलग कमेटियां गठित हुई। वैज्ञानिक तरीके से GIS नक्शे, उपग्रह चित्रण, स्थानिक और गैर स्थानिक आंकड़े जमा कर पहले जन भागीदारी स्थापित की गई। जमीन के सर्वे और घर घर जाकर समस्याओं को पहचाना गया। लोगों को जागरूक कर उनके द्वारा उन्हीं के विकास की रूपरेखा तैयार हुई। चिन्हित कर वर्षा रिज एरिया में ढलानों पर ट्रेंच बनाए गए, तालाब खोदे गए, वर्षा नालों के बहाव में लूज बोल्डर बांध बनाए गए, एनीकट तैयार हुए, कच्चे और कंक्रीट के स्टॉप डैम तैयार किए गए ताकि वर्षा जल का बहाव कम हो, उसे जमा किया जा सके। इसके कई फायदे थे। पानी ठहरने से उपजाऊ भूमि कटाव रुका जमीन में नमी आने से वनस्पति और घास पैदा हुई। भूजल स्तर बढ़ने लगा, खेतों में फिर से जान आई। चारागाह विकसित होने से पशुपालन पनपने लगा। वाटरशेड फंड के जरिए किसानों की आर्थिक मदद के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन महिलाओं और मजदूरों को भी रोजगार ऋण दिए गए।
महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह तैयार किए गए ताकि हर तरह से आर्थिक स्वावलंबन दिया जा सके। साल 2015-16 में नाबार्ड राज्य सरकार के साथ हुए अनुबंध के मुताबिक आजीविका, कौशल विकास, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ऋण प्रवाह के लिए 76,020 करोड़ राशि प्रदान कर चुका है। इसके अलावा भी 13,800 करोड़ राशि निर्धारित की गई है। फिलहाल 66,825 हेक्टेयर क्षेत्र में 65 जल परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का असर नजर आने लगा है, जिसका सबूत है विपरीत पलायन। लोग शहरों से अपनी धरती पर लौट आए हैं। रेगिस्तान हरा भरा होने लगा है। रोजगार स्वावलंबन से चेहरों पर मुस्कान देखने लगी है। पनिहारिनों के गीत फिर गूंजने लगे हैं और ये सब संभव हो सका है प्राकृतिक जल ग्रहण परंपरा को आज के परिवेश में वैज्ञानिक तकनीक से पुनर्जन्म देने से। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ज्ञान विज्ञान की एक और दिलचस्प कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।